नमस्कार दोस्तों। हम लोग सुपर सहायक अध्यापक और अन्य राज्य के अध्यापक में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। कह रहा है कि वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्नान आयु कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। वही कह रहा है कि वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है स्नायु, जिसको लिगामेंट कहलाता है। वह ऊतक जो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसे कंडरा कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में उसके थक्का बनने को रोकता है उसको क्या कहते हैं? उसको हिपेरिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनने से रोकता है उसे हिपेरिन कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि प्रतिरक्षित और प्रतिजन विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है जो एंटीजन लाल रुधिराणुओं की काला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उसके बाद से हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेंगरहैंस की दीपकाई किस में पाई जाती है? तो लेंगरहैंस की जो दीपकाई होती है ना वह किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लेंगरहैंस की दीपकाई किस में पाई जाती है? तो लेंगरहैंस की दीपकाई अग्न्याशय में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि अग्न्याशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं समूह बिखरे रहते हैं। ये लेंगरहैंस द्वीप कहलाते हैं। लेंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन का क्या होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है जो रक्त में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचयन करने का कार्य करता है। उसके बाद से कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। जो इंजाइम है ना वह रासायनिक रूप से क्या होते हैं वह पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। जो प्रोटीन होता है ना वह इंजाइम रासायनिक रूप से होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की सूक्ष्म प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में से किसी एक के साथ मिलकर इसे सक्रिय बनाती है, अर्थात प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर देती है। इस पदार्थ को एंजाइम का सबस्ट्रेट कहते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष पीएच मान के माध्यम से पूर्ण होते हैं। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो कौन सा अम्ल विटामिन है बताइए? कौन सा अम्ल विटामिन है? तो जो फार्मिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, मेलिक अम्ल है कि पामिलिटिक अम्ल है? तो जो फार्मिबिक अम्ल है ना वही अम्ल विटामिन है। उसके बाद से कह रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम विटामिन सी है। इसकी कमी से स्कॉर्बी नामक रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत नींबू, टमाटर, सब्जी, आलू, अन्य फल है। उसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है स्कॉर्बी रोग किसके कमी के कारण होता है? जो स्कॉर्बी रोग होता है ना वह किसके कमी से कारण होता है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन इधर है हम लोग का।
कह रहा है कि विटामिन सी, इसे स्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6 भी कहते हैं। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्त स्राव और कमजोरी तथा शरीर के घाव का आसानी से न भर पाना स्कॉर्बिक नामक रोग के लक्षण है। यह खट्टे फलों एवं सब्जियों में सर्वाधिक होता है। उसके बाद है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रक्तअवधि होता है और आँखों का शुष्क होना। उसके बाद से विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। उसके बाद से विटामिन के की कमी से ब्लड का थाका नहीं जमता है। उसके बाद से विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIV मुख्यतः संक्रमित होते हैं। तो HIV मुख्यतः किसमें संक्रमित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि सहायक लिम्फोसाइट में क्या होते हैं? ये संक्रमित होते हैं। जो HIV होते हैं ना, वो सहायक लिम्फोसाइट में क्या होते हैं? सहायक लिम्फोसाइट में ये स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर कह रहा है कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस इसका संक्षिप्त रूप है। इस वायरस का मनुष्य के प्रति रक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। HIV मुख्यतः सहायक लिम्फोसाइट या सहायक टीबी कोशिका, विशेषकर CD4 टी कोशिका को संक्रमित करती है। उसके बाद से कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम होता है ना, वो डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम 31वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 31वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आनुवंशिक रोग है और अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। इस विंडोज को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ये होता है ना, ये मनुष्य का कर्ण पलोपेशिया, यही मनुष्य का अंग अवशेषी अंग होता है। उसके बाद से वही सब लिखा है। कह रहा है कि मनुष्य के कर्णपलों की कोशिका शरीर पर रोम, उपडूक, पूंछ तथा वर्मीफार्म, अपेंडिक्स इत्यादि अवशेषी अंग है। उसके बाद से कह रहा है कि थ्राम्बोप्लास्टिक कहाँ से रक्त स्पंदन के लिए प्राप्त होता है? जो थ्राम्बोप्लास्टिक कहाँ से रक्त स्पंदन के लिए प्राप्त होता है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जी है, बी है ना, वहीं से होता है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि प्लेटलेट से क्या होता है? प्लेटलेट से प्राप्त होता है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिक कहाँ से रक्त स्पंदन के लिए स्रावित होता है? प्लेटलेट से प्राप्त होता है। कह रहा है कि रक्त प्लेटलेट्स कोशिका थ्रोम्बोप्लास्टिक का स्राव करती है, जो फाइब्रिन का निर्माण करती है। उसके बाद से कह रहा है कि जिनमें से एक रक्त कोशिकाएं फंस जाती है तथा रक्त बहने में रुक जाती है, इसे रक्त का स्कंदन कहा जाता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रवाह है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है, आगे हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग का नाम क्या है? कौन सा रोग होने वाला रोग का नाम है? तो जो पेचिस होता है ना, जो पेचिस होता है वही रोग होता है हम लोग को हिस्टोलिटिका से। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। इधर कह रहा है कि अमीबा पेचिस जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है, उसके बाद से टाइफाइड जो सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है, और जो मलेशिया है ना, यह प्लाज्मोडियम
वाइवेक्स प्रोटोजोआ है जो पीलिया है ना वायरस जनित होती है। उसके बाद से आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि बीमारी फैलने वाले एजेंटा को क्या कहते हैं। जो बीमारी फैलने वाले एजेंटा को क्या कहते हैं, तो पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, पैथोजन कहते हैं। बीमारी फैलने वाले एजेंटा को क्या कहते हैं, तो पैथोजन। उसका कह रहा है, आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या है बताइए। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, वही हमें क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि पेड़ क्या है। ये पेड़ क्या है, पेड़ जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो उत्पादक होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं द्वितीयक और तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। उसके बाद से वही जो जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ज़मीन के अंदर रखने वाले जंतुओं को सुरक्षित कहाँ रखा जा सकता है बताइए। तो उसको हम लोग टेरेरियम में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेरेरियम में रख सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि टेरेरियम जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं हेतु, वाइबेरियम वायुमंडलीय जंतु हेतु, एक्वेरियम जलीय जंतु हेतु, और चिड़ियाघर स्थलीय जंतुओं हेतु संबंधित है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनुष्य स्कर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। तो कौन सा रोग नहीं होता है, उसको स्कर्बी रोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि स्कर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेने वाले व्यक्तियों को स्कर्बिक नामक रोग नहीं होता है। स्कर्बिक अम्ल एक एंटी ऑक्साइड गुणों वाला सुगर एसिड होता है। यह देखने में हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। इसे विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। स्कर्बिक रोग भी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, जिससे शरीर में जांघ और पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। ये स्कर्वी रोग का पहचान है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो हिपेरिन, केरेटिन, फाइब्राइन और एल्बुमिन। तो जो हिपेरिन होता है ना, ये प्रोटीन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से वही सब लिखा है। कह रहा है कि बाजपन कह रहा है कि बाजपन रोधी विटामिन है। तो बाजपन रोधी विटामिन कौन सा है। तो विटामिन जो ई होता है ना, बाजपन रोधी होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है, आगे इधर है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के लाल रुधिर अणुओं में ए और बी एंटीजन है, तो उससे के सीरम में कौन सी एंटीबॉडी जो होगी। कह रहा है कि एक व्यक्ति के लाल रुधिर अणुओं में ए और बी एंटीजन है, तो इससे के सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी बताइए। तो इसके सीरम में कौन होगी, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है ये ए रक्त ए एंटीजन और एंटीबॉडी बी होगा, और बी रक्त बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए होगा, स्मॉल होगा। कैपिटल ए बी ए और ए बी एंटीजन और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। उसके बाद से वो जो रक्त रहेगा तो एंटीजन कुछ भी नहीं होगा, बस एंटीबॉडी हो जाएगा। कह रहा है कि जल जनित रोग क्या है। जल जनित रोग क्या है, तो जल जनित रोग क्या है ये पूछ रहा है। तो जल जनित रोग कौन सा है, जो डिप्थीरिया है,
टिटेनस है और हेपेटाइटिस है और मलेरिया है। तो क्या है जो हेपेटाइटिस है ना, हेपेटाइटिस ये जल जनित रोग है। जो हाँ, तो हेपेटाइटिस क्या है, ये जल जनित रोग है। उसके बाद से आगे चल रहे हैं कि हेपेटाइटिस एक जल जनित रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस मुख्यतः संक्रमित प्रदूषित जल के सेवन के कारण फैलता है। उसके बाद से कलरा रोग होता है। कलरा रोग किससे होता है, तो कलरा रोग बताइए, कलरा ब्रिवियो कलेरी नामक बैक्टीरिया संक्रमण से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बैक्टीरिया द्वारा होता है। उसके बाद से कह रहा है, ये देख लेंगे मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी सबसे पहले 1924 में जापान में पहचानी गई, जो क्यूलेक्स मादा मच्छरों द्वारा फैलता है। इधर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इधर आइए, इधर दिखाई दे रहा है पूरा। यहाँ से देखेंगे रोग दिया गया है सूक्ष्म जीव और उसके बाद संचरण का माध्यम दिया गया है। जो कह रहा है कि जो हैजा होता है ना, हैजा होता है वो जीवाणु जनित होता है। तो जीवाणु से होता है। उसके बाद से जल प्रदूषित और भोजन करने से हैजा होता है। और जो टाइफाइड होता है ना, ये जो टाइफाइड ये वाला जीवाणु से होता है, ये दूषित जल से होता है। उसके बाद क्षय रोग ये भी जीवाणु से होता है और वायु के प्रदूषण से होता है, जिसको हम तपेदिक कहते हैं। उसके बाद से जो सर्दी और जुकाम होता है ना, ये विषाणु से होता है और ये वायु द्वारा फैलता है। उसके बाद से जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है ना, वो विषाणु से होता है और मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद से एक्यूट एनसेफेलाइटिस जीवाणुओं विषाणुओं से संबंधित है। उसके बाद से ये मच्छर से होता है। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से जो सिंड्रोम कवक जो पान की सामग्रियों द्वारा होता है, ये कवक का ये क्या है, ठीक, ये कवक से संबंधित है। अंडा उत्तम होता है। अंडा क्या होता है, अंडा प्रोटीन का उत्तम होता है। जो अंडा कह रहा है कि अंडा उत्तम होता है, अंडा प्रोटीन का उत्तम होता है। अंडा उत्तम होता है तो अंडा क्या होता है, अंडा प्रोटीन का उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि अंडा जो होता है ना, अंडा प्रोटीन का उत्तम होता है। अंडा में लगभग सारे आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इनका प्रोटीन उच्च कोटि का होता है। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग क्या है, छोटी माता है, इन्फ्लुएंजा है और पोलियो है। तो जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा, याद रहे चाची इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, चाची इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो। ये जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। देख लेंगे कि ये है कि दूसरा है। हाँ, ये नहीं है, ये बी दे आ रहा है, बी किधर है, सॉरी जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग का समूह है। तो जो तपेदिक होता है ना, जो तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार, टाइफाइड होता है, ये यही होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि तपेदिक, न्यूमोनिया, टाइफाइड, मेनाजाइटिस इत्यादि जीवाणु जनित रोग होते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण से फैलता है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, जबकि विकल्प में दिए गए विशेष अन्य विषाणु जनित होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जापान, उसके बाद इधर हाँ, जापानी मस्तिष्क ज्वर एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम बीमारियों के रासायनिक लीची फल में पाए जाते हैं। उसके बाद से कह रहे सही समय पर रोग, कह रहा है कि सही समय पर रोग जनक की थोड़ी सी मात्रा टीके वैक्सीन के रूप में रोग होने से पूर्व शरीर में पहुंचने से उसी रोग के प्रति एक विशेष प्रकार की प्रतिरोध क्षमता, रक्षात्मक अणुओं का निर्माण
निर्माण का विकास हो जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि ये टीके अलग अलग प्रकार के से तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग समान विषाणुओं जीवाणुओं विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों के प्रति किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि कुछ टीके रोगजनक को ताप और पराबैंगनी किरणों और एल्कोहल फाइमेलिक आदि द्वारा मार कर तैयार करते हैं, जैसे टाइफाइड तथा हैजा और जेई और एईएस के टीके होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कुछ टीके रोगजनक के विषैले पदार्थ उत्पन्न करने वाले गुणों को नष्ट करने के बाद उनकी प्रतिजैविक क्षमता का प्रयोग करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे टिटेनस का टीका आदि। इस विधि से रोग का उपचार टीकाकरण कहलाता है। उसके बाद से कह रहा है कि सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? तो सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर जो सी है ना वही सही है। कह रहा है कि मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है। जो मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता है, ये क्या है? यही सही है। उसके बाद से आगे चलेंगे, ये इधर देख लेंगे, थोड़ा इधर छूटा है। कह रहा है कि आसपास गंदगी और कूड़ा जल एकत्र होने देना, कूड़ा करकट मल को सदैव ढकी अवस्था में रखना तथा जल के स्रोतों से दूर रखना। कह रहा है कि रोगी को अलग रखना तथा बैसिलस के कलमेट गोरिक का टीका लगवाना तथा ठंड से बचाव करना चाहिए। कह रहा है कि खांसी आने पर मुख को हाथ या रुमाल से ढककर रोगियों के रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि धान के खेतों और गोड़ों में नीम की खली का प्रयोग करें। कह रहा है कि पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें तथा बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज करना चाहिए। उसके बाद से इधर देख लेंगे, ये देख लिए हैं, इसका सी नंबर सही है। सेलुलोज मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि कह रहा है कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ा एक उदाहरण है। तो एक जोड़ा किसका उदाहरण है? बद्ध संधि और फिक्स्ड ज्वाइंट का। बद्ध संधि और फिक्स्ड ज्वाइंट का। उसके बाद से कह रहा है कि हिंज की अस्थि केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है, जैसे कोहनी और घुटने की संधियाँ कंदुक खलिक संधियाँ में ह्यूमन और फीमर अस्थियों किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है। उसके बाद से कह रहा है कि खूंटी संधि द्वितीय कशेरुकी के ओडोनटायड प्रवर्धक तथा करोटी के मध्य पाई जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि लाल रस लाल का कार्य है। तो लाल रस लाल का कार्य क्या है, बताइए। लाल रस लाल का क्या कार्य है? यह मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि लाल रस लाल मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त भोजन में चिकनाई लाकर उसे निकलने में मदद करता है। इसमें टाइलिन पाया जाता है। जो ये लार होता है ना, इसमें क्या टाइलिन पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो क्या क्रम है, बताइए। क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले होता है कृंदक, उसके बाद से रंधक, उसके बाद से अग्रचर्वक, उसके बाद से यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्रचर्वक का चर्वक हो जाएगा। उसके बाद से सी नंबर सही है।
मुंह में 32 जोड़े और मुंह में 32 दांत होते हैं, 16 जोड़े। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया कौन, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो वृक्क से मूत्र वाहिनी और मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। वृक्क हो जाएगा, मूत्र वाहिनी हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, मूत्र मार्ग। तो वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग ये सभी होता है। उसके बाद से कह रहा है कि वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग का सही क्रम है। कह रहा है कि पोलियो का कारण क्या है, पोलियो का कारण क्या है, तो विषाणु और वायरस जो होता है ना वो पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण है तो विषाणु और वायरस जो होता है वो पोलियो का कारण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे, कह रहा है कि पोलियो एक विषाणु के कारण होता है। ये दुनिया में पोलियो का इलाज करने लेके वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद से निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं कर सकता है। तो कौन पाचन कार्य नहीं कर सकता है, बताइए। पाचन कार्य कर रहा है कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाचन कार्य नहीं कर सकता है। जो ग्रासिका बृहदान्त और मलाशय ये पाचन कार्य नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में ग्रासिका बृहदान्त तथा मलाशय हैं जो कोई भी पाचन कार्य नहीं कर सकता है। उसके बाद से कह रहा है कि जिस तालाब से जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो आयोडीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि थायराइड ग्रंथियों के उचित रूप से क्रियाशील के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कार्यरत है तो टेडपोल मेढक के बच्चे के वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल आवश्यक होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है। मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये बी है ना वही है, युग्मक बनाना, निषेचन करना और युग्मक और भ्रूणन है। उसके बाद से कह रहा है कि मानव युग में सर्वप्रथम युग का निर्माण होता है यह अंडाणु और नर शुक्राणु दोनों द्वारा। जो कह रहा है अंडाणु और शुक्राणु दोनों द्वारा होता है, दोनों अलग अलग होता है। इनके बाद निषेचन होता है और अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है जिस फलस्वरूप युग्मजम का क्या होता है, निर्माण होता है और जाइगोट वृद्धि से भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद से 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके मानव शरीर में क्षुद्रा तंत्र और बृहदान्त तंत्र की लंबाई का अनुपात क्या होता है। जो मानव शरीर में क्षुद्रा तंत्र बृहदान्त तंत्र की लंबाई क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5:1 के रूप में होता है। उसके बाद से इसको देख लेंगे, इसका लंबाई का अनुपात होता है बृहदान्त का होता है 25 और क्षुद्रांत का होता है 5। इसको कटाएंगे तो 5:1 हो जाएगा। उसके बाद से इधर आएंगे, कह रहा है कि मानव शरीर के सामान्य ताप सेल्सियस तापक्रम और फ़ारेनहाइट तापक्रम पर
तापक्रम पर होता है तो कितना होता है मानव शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट ये फ़ारेनहाइट में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये है वाला ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि ये देख लेंगे फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है। उसके बाद से कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई व्यक्ति गोइटर नामक ग्रंथि से ग्रसित है तो इस व्यक्तियों की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो कौन ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। क्या? थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से क्या कर रही है? कार्य नहीं कर रही है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रसित है तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड मानव शरीर का एक अयस्क और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के नीचे हिस्से में होती है और छोटी सी यह ग्रंथि शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण में रखती है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। उनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। तो जीवों के इस प्रकार के संदर्भों को क्या कहते हैं? इसके जीवों के इस प्रकार के संदर्भ को सहजीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम सहजीवी कहते हैं। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार पाचन नली में निगलना तथा भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि ग्रास नली ग्रासिका की भांति की पेशिका संकुचन करती है। इसको देख लेंगे डायरेक्ट उत्तर इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि आहार पाचन नली में निगल गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि ग्रास नली ग्रासिका की भांति की कोशिका संकुचन करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहीं तक रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।